Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 16th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 16 जून 2026 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 84,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने लेक्चर के सभी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्लोवाकिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे डिस्कशन को। आज न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वनडे एग्जामिनेशंस के लिए, हमारे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आइए एक एक करके हर एक चीज़ों को डिकोड करते हैं। हमारे पास में सबसे पहला आर्टिकल है आज कोई सा भी एडिशन का द हिंदू अखबार अगर आप उठा लो, चाहे वो इंटरनेशनल एडिशन हो चाहे वो डेली एडिशन हो, सभी जगह पर सबसे पहले जो बात हो रही है दोस्तों वो है इंडिया स्लोवाकिया के रिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो भारत और स्लोवाकिया के जो संबंध हैं वो अभी धीरे धीरे करके हम लोग एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड स्लोवाकिया, वो डिस्कशन होगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों अभी G7 का समिट हो रहा है कहाँ पर, फ्रांस के अंदर में। ठीक है, उसका डिस्कशन कर ही रहे थे। आज थोड़ा बात भी करेंगे बिटवीन इंडिया और फ्रांस के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, क्योंकि एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। तो इसी दौरान दोस्तों भारत की जो यहाँ पर प्रधानमंत्री की विजिट होती है वो स्लोवाकिया के साथ में भी होती है, यानी कि स्लोवाकिया के साथ में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, स्लोवाकिया को वो विजिट करते हैं। स्लोवाकिया ने अपना एक सबसे ऊंचा जो कह सकते हैं अवार्ड है उसे सम्मानित भी किया है प्रधानमंत्री को। कल पीआईबी में उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, तो उस ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो वो सब चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी हैं, लेकिन केवल आर्टिकल को पढ़ लेना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाने वाले। दोबारा से कभी रिवाइज नहीं करोगे इस आर्टिकल को उठाकर कि कहाँ पर था, क्या था, हमें कुछ याद ही नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं। जैसा आप आर्टिकल देख रहे हैं सामने, छोटे छोटे हम लोगों ने नोट्स बना लिए। हम प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करेंगे, स्लोवाकिया की लोकेशन को कवर करेंगे, फिर अगला आर्टिकल है, ऐसे ही सारे के सारे नोट्स बन जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, रिवाइज करने के लिए रिविजन पॉइंटर मिलेंगे। जैसा आपने आर्टिकल पढ़ भी लिया तो दोबारा फिर से तो ये 4-4, 5-5 पेज हर एक आर्टिकल के पढ़ नहीं पाओगे, तो ये छोटे छोटे पैराग्राफ रिवाइज करने के लिए बने हुए हैं। इसी के लिए कह रहा हूँ यहाँ पर ये पीडीएफ्स आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पीडीएफ्स कहाँ पे मिलेंगे, पहले पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मामला कहाँ तक पहुँचा है, प्रधानमंत्री जो है ये स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो एक मुलाकात होती है रॉबर्ट फीको के साथ। कहाँ पर मुलाकात हुई है, स्लोवाकिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटिस्लावा कैसल। अब दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के माध्यम से, यानी एमओयू के माध्यम से अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर में काम करेंगे। और कौन कौन से सेक्टर्स में रिलेशनशिप को बढ़ाने के ऊपर काम करने की बात हो रही है, डिफेंस इंडस्ट्री, लेबर मोबिलिटी, एजुकेशन और डिजिटल टेक के मामले में। अब ये जो रिलेशनशिप है इंडिया और स्लोवाकिया का अभी तक नॉर्मल तरीके से चलता था, लेकिन इतने सारे सेक्टर्स में हम अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, डिफेंस, लेबर, मोबिलिटी, एजुकेशन। इसकी वजह से इस पार्टनरशिप को टैग मिल चुका है एक कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप का, यानी अब जो हमारे रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा गहरे हो चुके हैं। ठीक है, अब स्लोवाकिया में किसी प्रधानमंत्री का जो विजिट हुआ था वो 1993 में हुआ था। तो 1993 के बाद में आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। मतलब 1993 के बाद में कोई पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है स्लोवाकिया में। कोई बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा सा कंट्री है स्लोवाकिया, बट इंपॉर्टेंट है। किस रिस्पेक्ट में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो प्राइम मिनिस्टर का जो ये ड्यूरेशन है बहुत छोटा सा है, 24 घंटे के लिए वो स्लोवाकिया में रुके, ताकि स्लोवाकिया के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को लेकर डील की जा सके। जैसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जिस पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, या स्लोवाकिया की एक्सपर्टीज़ कौन कौन से सेक्टर्स में देखने को मिलती है। पहली चीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही नहीं है, यहाँ पर आपका रेलवेज़ इंडस्ट्री भी है। उसके अलावा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर वादा किया है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ाएंगे और इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर में इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ करेंगे। अब व्यापार और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कहाँ कहाँ पे बात हो रही है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो भी और ज़्यादा मोमेंटम में आएगा, वो भी और ज़्यादा एक्सपैंड होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि स्लोवाकिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। याद रखिएगा, स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी है एंड नाटो का हिस्सा भी है। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और नाटो के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अब क्वेश्चन यह है कि ठीक है, हमने यहाँ तक तो जान लिया कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स एग्जैक्टली अभी साइन करे जा रहे हैं। अब ये बताओ वो कौन कौन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं या वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो एग्जैक्टली साइन किए जा चुके हैं बिटवीन इंडिया एंड स्लोवाकिया। तो पहला जो हमारा एग्रीमेंट देखने को मिलता है वो है दोस्तों लेबर माइग्रेशन MOU, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। अब इस लेबर माइग्रेशन MOU का मेन पर्पस क्या है? जो मोबिलिटी है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो स्पेशली लोगों की मोबिलिटी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, स्मूथ हो सके, हम एक दूसरे के साथ में इन्फॉर्मेशन को बेटर तरीके से एक्सचेंज कर सकें। दोनों साइड का मेन पर्पस है एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को सेट करना। फिर दूसरी चीज़ है हायर एजुकेशन MOU। एजुकेशन सेक्टर में भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। दोनों कंट्रीज़ की जो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ है इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया। पर्पज़ है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल सिचुएशन को भी आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करके काम करने वाले हैं। इससे क्या होगा? स्टूडेंट्स की मोबिलिटी बढ़ेगी। जो स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं या स्लोवाकिया के स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिया आ सकेंगे, इंडिया के स्टूडेंट्स स्लोवाकिया जा सकेंगे, है ना। स्पेशली स्टेम फील्ड्स में कुछ काम करना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स की फील्ड में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की फील्ड में कोई काम करना है तो ये सारा का सारा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्टर में एक MOU साइन होता है, उसके अलावा लेबर माइग्रेशन के मामले में एक MOU साइन होता है। लेकिन इन दोनों से भी बड़ी एक चीज़ हुई है इंडिया स्लोवाकिया के इस पर्टिकुलर विजिट के दौरान। अच्छा, क्या चीज़ हुई है वो दोस्तों? टेररिज्म के अगेंस्ट में एक्शन लेना। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने आवाज़ उठाई है और दोनों ही लीडर्स ने मिलकर, चाहे वो स्लोवाक प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों ने मिलकर निंदा की है अप्रैल 2025 के पहलगाम टेरर अटैक की, जिसको बेसिकली पाकिस्तान ने करवाया भारत के ऊपर। और इसी के आधार पे दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और जितना जल्दी हो सके CCIT को अडॉप्ट करेंगे विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। यानी UN के जो नियम कानून है उसके अंडर में इंडिया स्लोवाकिया का पर्पज़ है एक नया फॉर्मेशन, एक नया इंस्टीट्यूशन को लेकर आया जाए। उसको CCIT का नाम दिया गया है। अगर आप इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म देखोगे तो यह है कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन, एक अग्रीमेंट, एक बहुत बड़ा हम लोग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ढेर सारे कंट्रीज़ को साथ में लेकर आएंगे और वो सारे के सारे कंट्रीज़ मिलकर इंटरनेशनल टेररिज्म से डील करने में हेल्प करेंगे। तो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अग्री किया है कि हाँ बिल्कुल इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव पे भी काम करने वाले हैं। और दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर यह भी बोला है कि हमें टेररिस्ट के अगेंस्ट में एक एक्शन लेना होगा और स्पेशली यहाँ पर वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ या वो टेररिस्ट लोग या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो UNSC के अंदर में 1267 सैंक्शंस के अंदर में ऑलरेडी कवर की जा चुकी हैं। अब देखो, एक बहुत काम की चीज़ आपको मिली है, एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न भी बनते हैं तो याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि बताओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो UNSC की 1267 सैंक्शन कमेटी के अंदर में क्या बताया गया है? तो ये टेररिज्म के बारे में बात करता है। यानी ये जो कमेटी है टेररिज्म के अगेंस्ट में स्टेप उठाती है, टेररिज्म को रोकने की बात करती है। ठीक है, तो ये बॉडी है, डील करती है कॉल फॉर एक्शन अगेंस्ट द स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो एक छोटी सी चीज़ आपको मिल चुकी है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि UNSC 1267 सैंक्शंस कमेटी का पर्पस टेररिज्म को ख़त्म करना, टेररिज्म को रिमूव करना। बाकी दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर एक चीज़ पे और फोकस किया है कि भाई आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 कंट्रीज़ हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 परमानेंट मेंबर्स। तो बात हो रही है कि भाई UNSC के मेंबर्स को एक्सपैंड किया जा सके, UNSC के अंदर में ज़्यादातर मेंबर्स को ऐड किया जा सके, परमानेंट मेंबर में और भी कंट्रीज़ को सीट मिलनी चाहिए। तो एक्सपेंशन की डिमांड की गई है कि भाई यहाँ पर चाहे वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हो या परमानेंट मेंबर्स हो, इसके सीट्स को इंक्रीज़ करो ताकि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को इसके अंदर में एक रिप्रेजेंटेशन मिले, रिकग्निशन मिले। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी ये छोटा सा आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, सॉरी आर्टिकल नहीं है, एक फ़ोटो है। इस फोटो में मेंशन किया गया है, देखो स्लोवाकिया की साइड से एक जो उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड विद स्लोवाकियाज, उस अवार्ड का नाम याद रखना, नाम है ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस। तो अभी तक प्रधानमंत्री को टोटल मतलब आप कह सकते हैं कि ये 33 ग्लोबल ऑनर मिल चुके हैं अलग अलग कंट्रीज़ की साइड से। ओके, तो ये 33rd कह सकते हो इंटरनेशनल ऑनर है जो प्रधानमंत्री को मिला है फ्रॉम अ फॉरेन नेशन, किसी एक कंट्री से। तो 33 कंट्रीज इस प्रकार से अपने देश के हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को। नाम याद रखेगा, पूछ सकता है कि बताओ ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन से कंट्री का अवार्ड है या किसको दिया गया है? स्लोवाकिया का अवार्ड है, स्लोवाकिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन की है इस आर्टिकल के अंदर में, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिए गए बनाकर कि भाई पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आप देख पाओगे ये सारी की सारी बातें लगभग 8 से 10 पॉइंट्स के अंदर में कवर की गई हैं।
और इसमें याद रखना UN 1267 सैंक्शन कमेटी एक लौती इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि हाँ, इस कमेटी का मेन पर्पज़ है टेररिज्म को ख़त्म करना। अब क्योंकि हम लोगों ने अभी तक दोनों क्या क्या चीज़ों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं उसी चीज़ के बारे में बात की है, तो अब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए स्लोवाकिया की लोकेशन, क्योंकि बड़ी देर से हम स्लोवाकिया डिस्कशन तो कर रहे हैं, बट स्लोवाकिया है कहाँ पर, ज़रा ये तो हम समझें। तो ये है दोस्तों यहाँ पर यूरोपियन यूनियन वाला हिस्सा, यहीं पर बीचों बीच में स्लोवाकिया प्रेजेंट है। आपसे कहे कि स्लोवाकिया क्या रशिया के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है? नहीं, स्लोवाकिया का बॉर्डर यूक्रेन के साथ में लगता है, बट रशिया के साथ में नहीं लगता। ये देखिए दोस्तों, एक यूक्रेन के साथ में बॉर्डर लगता है, ऊपर पोलैंड है, इधर चेक रिपब्लिक है, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये हंगरी हो गया। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो स्लोवाकिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रेटिस्लावा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो स्लोवाकिया क्या है? एक माउंटेनियस लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई इस देश के आसपास कोई बहुत बड़ा समुद्र नहीं है, समुद्र का एक्सेस इसके पास में नहीं है, चारों तरफ देश ही देश आपको देखने को मिलेंगे। 5 कंट्रीज़ हैं जो स्लोवाकिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पोलैंड, सेकंड इज़ हंगरी, थर्ड इज़ यूक्रेन, फोर्थ इज़ ऑस्ट्रिया एंड फिफ्थ वन इज़ चेक रिपब्लिक। एंड मैंने आपको ये बात पहले ही बता दिया है कि स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है और नाटो का मेंबर भी है। दोनों ही ग्रुप्स का मेंबर स्लोवाकिया करंट समय पर प्रेजेंट है। एंड स्लोवाकिया इज़ अ माउंटेनियस कंट्री। यहाँ पर आप देखोगे, ये एक फोटो और लेकर आया हूँ, इस फोटो में देखोगे पूरा ग्रीनरी रीजन दिख रहा होगा और अलग अलग टाइप्स के माउंटेन्स आपको नजर आ रहे होंगे। उन माउंटेन्स के नाम भी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, ओर माउंटेन स्लोवाकिया में है, टाट्रा माउंटेन स्लोवाकिया में है। टाट्रा माउंटेन में सबसे ऊंची चोटी है स्लोवाकिया में। मान लो सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ ले कि सबसे ऊंची रीजन कौन सा है, तो उसका नाम है गरलैक पीक। लेकिन ये जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, ये टाट्रा माउंटेन्स वाले रेंजेस में आती है। फिर तीसरा रेंज यहाँ पर मिल जाएगा कैरपैथियन माउंटेन्स। तो कैरपैथियन माउंटेन्स, टाट्रा माउंटेन्स, और माउंटेन्स, ये मेनली यहाँ पर ग्रीनिश पोर्शन देख रहे हो, तो ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्लोवाकिया में, जो ऊपर इस आर्टिकल में मेंशन भी किया गया। माउंटेन रेंजेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। इंपॉर्टेंट रिवर्स, दनूबे रिवर क्वेश्चन बन चुका है एग्जामिनेशन में, तो याद रखना मेन रिवर दनूबे रिवर है जो यहाँ पर फ्लो होती है। ये देखिएगा नीचे दनूबे रिवर बह रही है। उसके अलावा मोरावा, हेरॉन, हॉर्नेड और वाह, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो स्लोवाकिया में बहती हैं। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है, इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नाटो। और उसके बाद ये कुछ 5 कंट्रीज है जो बॉर्डर को शेयर करती हैं। इसको याद रखने के लिए, मतलब एग्जामिनेशन में पूछ रहे कि रशिया बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि आसपास ही है ना सारे कंट्रीज, तो रशिया बॉर्डर नहीं लगाता, बाकी यहाँ पर इसके आसपास वाले कंट्रीज इससे बॉर्डर को शेयर करती हैं। ओके, डन। चलिए अब देखो, फटाफट रिवाइज करने के लिए छोटा सा पैकेट बनाकर दे दिया गया है, इसको कभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही हैं एंड अबाउट स्लोवाकिया, सारे के सारे रेलिवेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जो है जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है हीट वेव्स, जो लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है, या ये जो कह सकते हैं कि सरफेस पर ओजोन लेयर बनती है। ओजोन लेयर 2 प्रकार की होती है, एक तो अपर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के पास ओजोन लेयर, जो बेसिकली सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी सुरक्षा करती है। एक ओजोन लेयर हम धरती पर प्रदूषण से बना रहे हैं, वो ओजोन लेयर बहुत ही हार्मफुल है जो हम अपने सरफेस एरिया पे बना रहे हैं। लेकिन आर्टिकल कहता है जितना गर्मी पड़ती है उतना ही ज़्यादा ये ओजोन लेयर ऊपर की तरफ उठता है, और जितना ये ऊपर की तरफ उठेगा ये हमारे लिए और डेंजरस होगा, और इसकी वजह से आज काफ़ी लोगों की जान जा रही है। कार्डियक डेथ रिस्क बढ़ चुका है देश के अंदर में, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों की जान जा रही है। कुछ नंबर्स दिए गए हैं और नंबर्स वो चौंकाने वाले हैं, भारी मात्रा में नंबर शेयर करे गए। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सरफेस ओजोन बनता कैसे है आर्टिकल में, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाईलाइट में है, तो इसको कवर करना है। बस ये आप देखोगे ना एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब इस पैराग्राफ के लिए मुझे आपको पूरा आर्टिकल समझाना है, क्योंकि कुछ भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये शानदार से पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगे। देखो, ये पीडीएफ्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे पीडीएफ्स मिलते हैं केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होता है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं वापस से। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है कम से कम आप सभी लोग उसको प्रेस कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। 4000 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज़ इसको अचीव करवा दीजिए।
चलिए, अगला आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, जो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू तो ले लिया है, समझ में आ चुका है किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हीट वेव्स का कनेक्शन ओजोन लेयर के साथ में दिखाया है, स्पेसिफिकली जो सरफेस एरिया में ओजोन लेयर होती है उसके साथ में कनेक्शन को शो करा गया है। तो ये स्टडी किस चीज़ को लेकर है, आइए कवर करते हैं। हुआ क्या, एक स्टडी ही पब्लिश हुई है, पीर रिव्यूड स्टडी, और ये पब्लिश कहाँ पे होती है, एनपीजे क्लीन एयर, एक नेचर पोर्टफोलियो जर्नल है, वहाँ पर यह स्टडी पब्लिश होती है 12 जून को। और इस स्टडी में पता चला कि जो गर्मी पड़ रही है, जो ये हीट वेव्स हैं, ये हीट वेव हमारे सरफेस पर पाई जाने वाली ओजोन लेवल को बहुत ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये ओजोन लेवल जो सरफेस पे मिलता है हीट वेव की वजह से ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठने की वजह से दोस्तों जो डेथ की नंबर्स है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो सरफेस ओजोन है वो कोई अच्छा ओजोन नहीं है। अब ओजोन के बारे में मैंने आपको बताया, दो टाइप्स की ओजोन हमको देखने को मिलती है। एक तो ओजोन लेयर जो है वो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऊपर वाले, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन के अंदर में, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के पास में आप देख पाओगे ये हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है। लेकिन ये जो है ये गुड ओजोन है। ओजोन दो प्रकार से है, एक होता है गुड ओजोन और एक होता है बैड ओजोन। बैड ओजोन कहाँ पर है, हमारे लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर में। ठीक है, जो हमारा धरती के आसपास का एटमॉस्फेयर है उसकी बात कर रहे हैं, वो बैड ओजोन के साथ में घिरा हुआ है। तो गुड ओजोन का काम क्या है, अच्छा क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही होती है। आपको मैंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में आज से कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, याद है या नहीं, सन स्क्रीन के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 3 प्रकार की होती हैं, यूवी ए रेज, यूवी बी रेज एंड यूवी सी रेज। ज़रा मुझे बताओगे तीनों में क्या फ़र्क है। अच्छा ये बताओ, इन तीनों में से स्किन कैंसर कौन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है, बताओ ज़रा, परसों ही पढ़ाया मैंने आपको। अब ये सूरज से निकलने वाली तीनों की तीनों रेडिएशन से बचाता है हमको ओजोन 3, O3, जो हमारे ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर हम इतना प्रदूषण कर रहे हैं अपने धरती पर कि एक और ओजोन लेयर बन रही है। लेकिन जो ओजोन लेयर हमारे धरती के पास सरफेस एरिया में हमारे एटमॉस्फेरिक रीजन में बन रही है वो हार्मफुल ओजोन लेयर है, सरफेस ओजोन। उसमें केवल और केवल यहाँ पर पल्यूटेंट्स भरे हुए हैं, याद रखिएगा। और ये पल्यूटेंट्स हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक हैं, हमारे लंग्स के लिए बहुत खतरनाक हैं। और जब ओजोन लेवल के बारे में डिस्कशन हो ही रहा है तो याद रखिएगा, जब जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, टेम्परेचर जैसा अभी आपने देखा 40, 41, 42, 44 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर जा रहा था, तो इन हीट वेव्स के दौरान जो सरफेस ओजोन है वो सरफेस ओजोन ऊपर उठता है, और ये लगभग 25 से लेकर 110 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक यहाँ पर जा सकता है इन द नदर्न इंडिया। तो नदर्न इंडिया में ये 110 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक, यानी कि इतना थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे उठा। और WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि भाई 70 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक ही यहाँ पर ये ओजोन लेवल जाना चाहिए। तो हमने WHO की गाइडलाइन को वॉयलेट कर दिया है। वॉयलेट क्या कर दिया है, प्रदूषण इतना करा है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि ओजोन लेयर थोड़ा सा और ऊपर उठ गया है इस लिमिट के कंपैरिजन में। तो कहोगे इससे हुआ क्या, जब ओजोन ने WHO लिमिट को क्रॉस कर दिया इंडिया के हर एक पर्टिकुलर रीजन में, वो भी गर्मी के दौरान, तो देखो होता यह है कि ऐसा नहीं कि परमानेंटली ऐसा रहने वाला है। एक्चुअली में जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा रहेगी ओजोन लेवल उतना ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर हीट वेव खत्म होगा, थोड़ा सा गर्मी डाउन हो गया, अभी टेम्परेचर थोड़ा सा भी यहाँ पर 2-4 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाएगा, तो ओजोन लेवल जो है वो अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाता है 3 से 4 दिनों के अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 दिनों में नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। लेकिन ये 3 से 4 दिन बहुत खतरनाक होते हैं, 3 से 4 दिनों में ही ढेर सारी डेथ हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 2024 के अंदर में हीट वेव्स डेज की अगर हम बात करें, जब गर्मी भयंकर लेवल पर, भीषण लेवल पर पड़ रही थी, तो लगभग 26,500 लोगों की डेथ हुई थी, केवल और केवल ओजोन एक्सपोजर की वजह से। ये जो गंदी पल्यूशन भरी ओजोन सरफेस है, इस ओजोन के एक्सपोजर में लोगों के आने की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई। अब होता यह है कि भाई हुआ कैसे, 27 हज़ार लोगों की जान जा रही है। तो स्पेसिफिकली ओजोन ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पर ओजोन एक्सपोजर में आ रहे हैं, तो उससे 2 प्रकार की डिजीज़ फैली। एक फैली है एस्कामाइक हार्ट डिजीज़ और दूसरी है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये 2 बीमारियां हैं जिन्होंने हज़ारों की कगार में लोगों की जान ली। फिर एक और आता है क्वेश्चन दोस्तों अबाउट हीट वेव स्पेसिफिक कंडीशंस। होता यह है कि देखो, हीट वेव्स की जब हम बात कर रहे हैं, जब नॉर्मल लेवल से ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ डेथ हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एडिशनल लेवल पर देखोगे तो कुछ और नंबर्स ऐड कर दें तो और भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है इन सब ओजोन लेयर की वजह से। ठीक है, अब प्रश्न आता है वाई आर दी नंबर्स सो लार्ज। ठीक है, अब ये नंबर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि इसको डायरेक्टली काउंट नहीं किया गया है, कुछ दूसरे मॉडल के बेसिस पे काउंट किया गया है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं,
जो काम की इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने वो नहीं पढ़ी है इस आर्टिकल की, वो है हाउ सरफेस ओजोन फॉर्म्ड। इसको पढ़िएगा दोस्तों कि जो ये सरफेस लेवल पर ओजोन लेयर है जिसकी वजह से हज़ारों की कगार में लोगों की जान जा रही है, ये सरफेस पर ओजोन बन कैसे रहा है, क्वेश्चन ये है हमारे सामने। तो देखो, ओजोन कोई डायरेक्टली रिलीज नहीं हो रहा है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो है जो आपकी गाड़ी से सीधा यहाँ पर धुआं निकला, प्रदूषण हो गया। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये स्पेशली यहाँ पर धीरे धीरे करके बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये कैसे बनता है? जब हमारी सनलाइट, जो सूरज की किरणें हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन करती है दूसरे पोल्यूटेंट्स के अंदर में, तो उनके ब्रेकडाउन होने की वजह से कुछ और हार्मफुल पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, तब जाकर ये ओजोन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सरफेस ओजोन कैसे बनता है? देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड, प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड, ये दो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिसकी वजह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सरफेस लेवल पर। और अगर हम इसके जितना ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, जितना ज़्यादा भयंकर लेवल पर ये सरफेस ओजोन बढ़ता रहेगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि लोगों की जान जा सकती है। आई होप अब ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है जो भी निकल कर आया है। ये दिखाता है कि आज एक फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव और लॉन्ग टर्म देश के स्तर पे डेटा आया है जो ये दिखाता है कि सरफेस ओजोन हीट वेव्स के दौरान और घातक हो जाता है। पुरानी स्टडीज़ यहाँ पर केवल कुछ शहरों तक सीमित थी, नई स्टडीज़ के अंदर में ओवरऑल कंट्री का डेटा हम लोग कवर कर रहे हैं, और हम लोगों ने पिछले कुछ सालों को कंपेयर भी किया है इस पर्टिकुलर ओजोन लेवल्स के मामले में। तो ये हार्मफुल कितना हो सकता है हमारा सरफेस वाला ओजोन लेवल, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, जो बनता है NO2 और HCHO के माध्यम से। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड की वजह से यहाँ पर बनता है। ओके, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है। एंड जो सरफेस ओजोन है, इट्स अ टाइप ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये फॉर्म हो रहा है, सीधा रिलीज या जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स। वीडियो पॉज करो, फटाफट यहाँ से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो। चलिए, टाइम है अगले आर्टिकल पर आने का। अगला आर्टिकल इंटरेस्टिंग है, GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हैं। इसमें इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के बारे में आर्टिकल में राइटर ने बात की है। राइटर को थोड़ा सा देखें तो इनका नाम है मोहन कुमार, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं फ्रांस के अंदर में। आज के समय पर ये एक डीन प्रोफेसर हैं OP जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर में। अब क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं टू द फ्रांस, तो फ्रांस के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर इनकी जो दी गई है वो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। तो ये बात करते हैं कि भाई कैसे फ्रांस और भारत के बीच में नया पिलर इकट्ठा हो सकता है पार्टनरशिप के फॉर्म में। डिफेंस, स्पेस और अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में कैसे भारत फ्रांस मिलकर काम कर सकते हैं। एंड एक डिबेट हो रही है D10 को लेकर। जैसे आप G7 समिट के बारे में बात करते हैं ना, G7 में से हमें जल्द से जल्द D10 बनाना होगा। तो G7 से D10 बनेगा कैसे, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की गई है। तो मतलब एडिटोरियल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, स्पेशली D10 को लेकर तो आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छे से चीज़ों को सुनते चलना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में तो क्वेश्चन मैं भी आपसे लोगों से पूछने वाला हूँ। चलिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, दोनों की डिस्कशंस होती हैं, आपस में बातचीत होती है फ्रांस के अंदर में G7 समिट के दौरान। क्योंकि G7 समिट था जैसे मैंने आपको बताया, तो साइड में प्रधानमंत्री ने कुछ कंट्रीज़ के साथ में मीटिंग की है, जिसमें फ्रांस के साथ में अलग से सेपरेटली समिट होता है। अब ये बहुत जल्दी जल्दी मुलाकात हो रही है इंडिया और फ्रांस के लीडर्स के बीच में, क्योंकि इससे पहले आप देखोगे फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुआ है। उस दौरान जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, ये भारत भी विजिट करते हैं। तब भी डिस्कशंस, तब भी बातचीत हुई थी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, और अभी बहुत जल्दी फरवरी के बाद सीधा जून में फिर से एक बार मुलाकात हो गई है। तो इस दौरान यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया है, क्योंकि अभी ना ये सब कुछ हो रहा है किस वजह से? दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रखा गया। एक इवेंट यहाँ पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वाइवा टेक समिट। ये वाइवा टेक समिट पेरिस के अंदर में हुआ है 18 जून को, मतलब पेरिस में होने वाला है स्पेशली 18 जून में। फिर उसके बाद में भारत इनोवेट जो है, ये इवेंट भी यहाँ पर हम लोग फ्रांस में रखेंगे 14 जून से लेकर 16 जून तक, जिसमें हमारा मेन पर्पज़ है, क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन दोनों ने मिलकर जॉइंटली इनॉग्रेट करा है इन इवेंट्स को, भारत इनोवेट और वाइवा टेक समिट। वाइवा टेक समिट यूरोप का अपने आप में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप इवेंट होने वाला है, जहाँ पे यूरोप की बहुत सारी कंपनीज प्रेजेंट होंगी, और भारत इनोवेट में इंडिया के स्टार्टअप्स और भारत की कंपनीज प्रेजेंट होंगी। मतलब इंडियन कंपनीज को और फ्रांस कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा रहा है, जिससे कि इनके बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्टअप हो सके। क्योंकि अभी तक देखो, जो बहुत सारे एरियाज़ है जिसमें इंडिया और फ्रांस मिलकर काम कर रहे थे, वो कोई ज़्यादा बड़े एरियाज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल डिफेंस इंडस्ट्री हो गया, न्यूक्लियर सेक्टर हो गया और स्पेस इंडस्ट्री हो गया।
ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम लोग मिलकर काम किया करते थे, ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं। लेकिन नए फोकस एरियाज़ की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है सबसे पहले साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिएटिव इकोनॉमी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कुछ नए प्रकार के आपको फील्ड्स देखने को मिल जाएंगे या नए पिलर्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर भारत और फ्रांस को मिलकर अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहिए, या फिर भारत और फ्रांस मिलकर अपने पार्टनरशिप को एक्सपैंड करने का काम भी कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये भी जो क्लैरिटी है वो अच्छी तरीके से मिल चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको समझ में आया। अब हो क्या रहा है कि हम लोग ये जो नए फील्ड्स हैं इनको हमें ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लोर करना होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में, जैसे फ्रांस के पास में बहुत सारी स्ट्रेंथ है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। जैसे आज फ्रांस जाना जाता है बहुत सारी अपनी पावर के लिए, पावर इन द सेंस एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक, हेल्थ केयर, ग्रीन टेक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ आज फ्रांस की मेजर ताकत है। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? इंडिया आप देख पाओगे डिजिटल वे में काफ़ी सारे इनोवेशंस कर रहा है। हमारे पास में ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं करंट समय पर। इवन डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे सामने देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि दोनों की अलग अलग स्ट्रेंथ, हमने ताकतों को समझा। अब भारत इनोवेट और जो वाइवा टेक समिट हो रहा है, इसका मेन पर्पज़ यही है कि प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशंस हो। भारत और फ्रांस साथ में मिलकर आकर, इनकी कंपनी साथ में मिलकर आकर इन इंडस्ट्रीज़ में काम करें। जो हमारे पास में है हम उनके साथ में शेयर करेंगे, जो उनके पास में एक्सपर्टीज़ है वो हमारे साथ में शेयर करें। ये है हमारा टारगेट। फिर क्वेश्चन आता है डिफेंस, स्पेस एंड अफ्रीका कोऑपरेशन के बारे में, जो आर्टिकल में मैंने आपको दिखाया था। दोनों कंट्रीज मिलकर क्या कर सकते हैं? मिलकर डिज़ाइन कर सकते हैं, मिलकर प्रोडक्शन कर सकते हैं डिफेंस प्लेटफॉर्म्स का, है ना। दोनों कंट्रीज मिलकर यहाँ पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, इसको मिलकर बना सकते हैं। जॉइंट सैटेलाइट प्रोग्राम्स में काम कर सकते हैं, ह्यूमन फ्लाइट प्रोग्राम्स में काम कर सकते हैं। ये नए तरीके हैं और आज ये ज़रूरत है हम दोनों की, तो एक साथ मिलकर यहाँ पे काम किया जा सकता है। और अफ्रीका, क्योंकि अभी दोस्तों इंडिया और अफ्रीका के बीच में फोरम समिट होना था 15 साल बाद, लेकिन इस समिट को पोस्टपोन कर दिया। कारण आपको पता है, क्योंकि इबोला वायरस फैल गया था अफ्रीका में, इस वजह से। तो अभी ना दोनों लीडर्स के पास में चांसेस हैं कि इंडिया अकेले नहीं करके फ्रांस के साथ मिलकर क्यों ना अफ्रीका को एक्सप्लोर किया जाए। दोनों लीडर्स मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंस है, मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है, उसको लेकर डील कर सकते हैं। ठीक है, उसको मिलकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी स्लोवाकिया में भी विजिट हुआ है, वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये याद रखेगा, इसमें इसी आर्टिकल के अंदर में एक बात और है, वो है D10 डिबेट के बारे में। अब ये D10 डिबेट क्या है? फ्रांस आज के समय पर मतलब इस साल की G7 समिट को होस्ट कर रहा है, और अभी G7 की मीटिंग है, जिसकी वजह से ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और इमैनुअल मैक्रों की बातचीत हो पाई है। अब एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि G7 समिट चलो हो रहा है, ठीक है, हम ये सब चीज़ें कवर कर रहे हैं, लेकिन G7 के अंदर में टोटल 7 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। अब वो 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये सब आपको पता है। जर्मनी है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, साथ ही साथ में इटली है। ठीक है, तो जर्मनी हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया और इटली हो गया। फिर कनाडा है, कनाडा के बाद इंग्लैंड बेसिकली यहाँ पर यूके के लिए यूज़ किया जा रहा है। और फिर उसके बाद में आपका एक और कंट्री प्रेजेंट है, और वो कौन सा है? वो है जापान। ठीक है, जापान हो गया, और फिर उसके बाद में हो गया फ्रांस। अगर जे को आप ऊपर कर दो, जर्मनी की जगह जापान कर दो, और नीचे यहाँ पर ये जर्मनी कर दो और एफ कर दो, फ्रांस। तो ये तरीका है यहाँ पर G7 कंट्रीज़ को याद रखने का, जूस विद GF। ठीक है, अब जूस विद GF मतलब जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, कनाडा, इंग्लैंड मतलब यूके की बात कर रहे हैं, देन उसके बाद जर्मनी, एंड देन उसके बाद में आ गया फ्रांस। ठीक है, तो इस बार G7 समिट को होस्ट कर रहा है फ्रांस। तो 7 कंट्रीज़ हैं G7 के अंदर में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जैसे ना G20 थोड़ा कमज़ोर हो गया, कुछ कंट्रीज़ को निकाल दिया, G20 का जो मोमेंटम है पिछले कुछ सालों में वो काफ़ी बिगड़ सा गया है। तो हमें G7 के साथ में ऐसा नहीं होने देना है। हम G7 को फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। इसमें 7 देश हैं ही, 3 कंट्रीज़ और डाल दो इसके अंदर में। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इंडिया को पार्ट बना लो, साउथ कोरिया को पार्ट बना लो, या कोई और कंट्री आ जाएगा दूसरे कॉन्टिनेंट से, तो टोटल 10 कंट्रीज़ हो जाएंगी। तो G7 को बदलकर D10 बना दो, जिसमें 10 मेजर डेमोक्रेसीज प्रेजेंट हो। G7 को बदलकर D10 बना दो, 10 मेजर डेमोक्रेसीज को बना दो, जिसमें क्या होगा, हम थोड़ा और डिस्कशन कर सकेंगे। भारत भी इसमें शामिल हो सकेगा, क्योंकि भारत के रिलेशंस जितने भी कंट्रीज G7 में प्रेजेंट है सभी के साथ में बढ़िया हैं। समझ गए? तो D10 का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको याद रखिएगा। ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स, जिसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सारी डिटेल है। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से अपने रिवीजन पॉइंटर्स को रिवाइज कर लीजिए।
चलिए आगे आते हैं उसके बाद अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कशन कर रहे हैं ड्रोन रिवॉल्यूशन के बारे में एंड दी मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में। नया प्रकार का ड्रोन रिवॉल्यूशन, ड्रोन के अंदर में मतलब देखो आज ना दुनिया भर में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसमें ड्रोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस को गेन कर चुका है। और जितने भी मॉडर्न वॉरफेयर हैं, जो युद्ध करने के तरीके हैं, उसमें नए नए प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। तो आर्टिकल में वो एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले कुछ ड्रोन्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया। यूक्रेनियन ड्रोन्स के बारे में बात हो रही है, लेबनन के ड्रोन्स के बारे में बात हो रही है, ड्रोन्स के टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, FPV ड्रोन्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड ड्रोन्स क्या होते हैं, वो हम लोग समझेंगे। पहले ये सुनो कि अभी यूक्रेन, लेबनन और वेस्ट एशिया, इन तीनों ही रीजन्स के अंदर में जो वॉर हुई है, इन वॉर ने ये दिखाया है कि भाई पुराने तरीके बदल चुके हैं युद्ध करने के। जो पुराना सीधा हथियार लेकर रणभूमि में उतरते थे वो नहीं है अब एक मॉडर्न वॉरफेयर का तरीका आ चुका है। नई टेक्नोलॉजीज़ कंट्रीज़ एडॉप्ट कर चुकी हैं, नई कंट्रीज़ को डिप्लॉय कर रही हैं, ड्रोन्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हैं, और दूसरी कंट्रीज़ अपना एयर डिफेंस बना रहे हैं ड्रोन्स को तबाह करने के लिए। इस प्रकार का नया टेक्नोलॉजी मॉडर्न वॉरफेयर चल रहा है। तो जो पुराना तरीका था जहाँ पर सीधा लड़ाई लड़ो, टैंक्स, आर्टिलरी, वॉरशिप, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब यूज़ किया जाता था, वो सब चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर एडवांस प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पहले इन्फॉर्मेशन बटोरने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल करो, वहाँ से ड्रोन से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करो। यही चीज़ें चल रही हैं। लेबनान, US, इजराइल, ईरान, सब जगह पर ड्रोन्स का बहुत ही ज़्यादा मैसिवली यूज़ किया गया है। तो मॉडर्न ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ चुका है क्योंकि मॉडर्न ड्रोन्स सस्ते हैं। आप सीधा मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हो, मिसाइल की जगह ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा सस्ता है भाई? सिंपल सी बात है, हमारा ड्रोन सस्ता है, मिसाइल बहुत महंगा पड़ेगा। एक तो ड्रोन्स को बहुत तेज़ी से बनाया जा सकता है, सस्ते होते हैं, और तुरंत यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए ड्रोन्स का जो यूज़ है वो बढ़ चुका है। फिर ऐसे ही एग्जाम्पल है यूक्रेन ड्रोन वॉर का। रशिया का एक ऑपरेशन है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जो फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था एज अ कन्वेंशनल वॉर। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी वॉर ड्रोन डोमिनेटेड वॉर में बदल गया। यूक्रेन ने, आप देखोगे, कमर्शियल ड्रोन्स को अडॉप्ट करना शुरू करा। ये रशिया के अंदर में सिविलियन फोटोग्राफी के लिए, मैपिंग के लिए वो सीधा ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। सस्ते सस्ते ड्रोन्स यूक्रेन ने इस्तेमाल करे, छोटे छोटे क्वाड कॉप्टर्स का यूज़ किया, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये सब लो कॉस्ट प्रिसीजन गाइडेड मिनिशंस हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते में काम हो जाता है 2024 तक, क्योंकि ये वॉर रशिया यूक्रेन का 2022 में शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखोगे 2024 आ गया। 2024 तक जितने भी ड्रोन्स थे वो फुल्ली तरीके से इंटीग्रेट कर लिए गए थे बैटलफील्ड में। मतलब मेजरली इधर से रशिया, उधर से यूक्रेन, ये सीधा सीधा ड्रोन का ही इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर में अटैक करने के लिए। अब ड्रोन्स की बात हो ही रही है तो एक सबसे खतरनाक ड्रोन आता है FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, बहुत चीपर होता है। ये केवल किस लिए है? ऊपर से नीचे की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। इसमें कैमरास वगैरह होते हैं तो फोटोग्राफी कर सकता है कि भाई किस जगह पर क्या क्या प्रेजेंट है, इस कंट्री के अंदर में इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, उसको आप अपने इस FPV ड्रोन से मैपिंग कर सकते हैं। इवन लाइव वीडियो यहाँ पर रन कर सकते हैं। ऊपर से सीधा आपके हाथ में कंट्रोलर है, ड्रोन उड़ रहा है दूसरे देश के ऊपर में, और ऊपर से उड़ते उड़ते आप सारी की चीज़ें चेक कर सकते हैं, लाइव वीडियोज़ वगैरह यहाँ पर वहाँ से चला सकते हैं। तो उस देश की सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़, जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो है नहीं है खतरनाक? आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकते हैं कम से कम ड्रोन का इस्तेमाल करके। अब क्योंकि एक तो ड्रोन यह है, उसके अलावा जो यूक्रेन ने इस्तेमाल किया वो वैम्पायर ड्रोन। वैम्पायर ड्रोन क्या है? हैविली लिफ्ट हेक्साकॉप्टर्स हैं। इनका एक निक नेम भी है बाबा यागा, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये बेसिकली यहाँ पर एक स्लैविक फोल्क फोर फिगर हैं। एक फिगर, एक इंपॉर्टेंट मतलब इमेज सी रही है बाबा यागा की, तो बाबा यागा के नाम पे ड्रोन का नाम रख दिया गया वैम्पायर ड्रोन। फिर FP कामिकाजे ड्रोन्स। कामिकाजे ड्रोन क्या होते हैं? सुसाइडल ड्रोन्स इनको कहते हैं। ये अपना उड़ते रहेंगे, अपने टारगेट को हिट करेंगे, टारगेट को देखेंगे, टारगेट मिल गया, उस पर जाकर सीधा हिट करेंगे, ड्रोन भी फट जाएगा और जिस टारगेट को हिट किया है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर आता है एक लोइटरिंग मिनिशन। लोइटरिंग मिनिशन में बेसिकली ये लोग मैपिंग करते हैं, ऊपर बहुत देर तक घूमते घूमते ड्रोन्स जो हैं पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि उनका टारगेट है कहाँ पर। सटीक तरीके से टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर वो हिट करते हैं। ठीक है, लोइटरिंग मिनिशंस की जिसको हम लोग बोल रहे हैं। इसमें RAM 2 हो गया, UJ-31 ज़ुज़ुलिया ड्रोन हो गया। ये एक पैरासाइट ड्रोन है, थोड़ा सा नाम याद रखेगा, पूछ सकता है RAM 2 क्या है, हाल ही में न्यूज़ में था। UJ-31 ज़ुज़ुलिया क्या है? ये पैरासाइट ड्रोन्स हैं। अब बॉम्बर ड्रोन जो होते हैं ये बॉम्ब गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऊपर से बॉम्ब गिराने के लिए ड्रोन यूज़ होते हैं। ये ड्रोन्स हमारे बने रहते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ड्रोन फट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नहीं। ये बॉम्बर ड्रोन का काम इतना ही है, बॉम्ब गिराएंगे और वापस से अपने टेरिटरी में आ जाएंगे।
फिर ऐसे ही पेगासस ड्रोन्स होते हैं, ये अगेन FPV बेस्ड स्ट्राइक सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग रेंज वन वे वाले अटैक ड्रोन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा कई बार रशियन टेरिटरी के अंदर में जाकर इन्होंने अटैक किया है पेगासस ड्रोन ने। फिर एक ड्रोन आता है खतरनाक, ये है FPV ड्रोन्स, क्योंकि जितने भी ये ड्रोन्स आपको दिख रहे हैं, FPV, लोइटरिंग म्यूनिशंस, बॉम्बर ड्रोन, पेगासस, ये जितने भी ड्रोन्स हैं, इन सब ड्रोन्स को हम ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशनल ड्रोन्स हैं नॉर्मल, तो इनको ट्रैक किया जा सकता है। रडार पकड़ेगा और हवा में मार के गिरा देगा। कुछ चले गए गलती से अंदर तभी तो डिस्ट्रक्शन मचा पाएंगे, लेकिन अगर हवा में मार के गिरा दिए गए तो। कई बार ड्रोन्स को हैक कर लिया जाता है, जैम कर लिया जाता है, तो ड्रोन्स फिर उतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते, क्योंकि जब ये जैम हो जाते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन निकाला गया कि मान लो किसी कंट्री के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे इसराइल के पास में, तो लेबनान के अंदर में जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला, उसने क्या किया, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स को इस्तेमाल किया, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स बनाए। ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स वो होते हैं दोस्तों जो वायर के साथ में, एक पतली सी वायर होती है ऑप्टिक केबल, उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। नीचे हमारा इसका बॉक्स रखा होता है और ये ड्रोन इससे जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता, बट एक वायर से जुड़ा हुआ है। वायर से जुड़ने का फ़ायदा यह है कि ये ड्रोन बिल्कुल सटीक, एकदम कोई भी इन्फॉर्मेशन में डिले नहीं होता, एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमको भेज रहा होता है। दूसरी बात, क्योंकि ये वायर से जुड़ा हुआ है, किसी यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा, तो इसको ट्रैक करना, इसको जैम करना मुश्किल होता है, इसको हैक करना मुश्किल होता है। समझ रहे हैं? तो इसको याद रखिएगा, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हिजबुल्ला ग्रुप ने यहाँ पर ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन बनाए। इन्होंने ईरान के कुछ प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके, फॉर एग्जांपल अबेबिल, मोहजर, शाहिद, इस प्रकार की सीरीज़ के ड्रोन्स को यहाँ पर इन्होंने डेवलप किया है। इसमें से साथ ही साथ में हिजबुल्ला ने FPV ड्रोन्स को भी बना लिया है, जो जैमिंग रेसिस्टेंट फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स हैं। अब मैं आपको बता चुका हूँ फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स क्या होते हैं, जो पतली सी फाइबर केबल के साथ में जुड़े हुए होते हैं, और इनको जैम करना, इनको हैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि इजराइल यहाँ पर काम कर रहा है कि इन प्रकार के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। इजराइल ने आयरन डोम बनाया, आयरन ड्रोन रेडर भी बना लिया है, जिससे कि ज़्यादा इनका मिसाइल का खर्चा ना हो। तो इजराइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर में काम कर रहा है। ईरान की बात करेंगे तो ईरान के पास में भी ऐसे तमाम ड्रोन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ईरान भी ड्रोन के मामले में काफ़ी पावरफुल नेशन है। इन्होंने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया US और इजराइल के साथ में, मतलब US इजराइल के खिलाफ में बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर एग्जैक्टली यूज़ करे गए थे ईरान की साइड से। और आपने देखा किस तरीके से वेस्ट एशिया के अंदर में जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं, इजराइल की फैसिलिटीज़ हैं या USA के बेसिस हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया था ईरान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो जो ईरान ड्रोन यूज़ कर रहा है वो शाहिद वेरिएंट्स का इस्तेमाल कर रहा है, ये इंडिजीनियस वेरिएंट्स हैं, ये खुद से यहाँ पर ईरान बनाता है और इन ड्रोन की सप्लाई भी करता है अपने आसपास के कंट्रीज़ में, इराक, सीरिया, लेबनान, येमेन, इन सबको ये वाले ड्रोन्स बेचता भी है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये दिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से युद्ध करने की जो टेक्निक है वो बदल चुकी है, और केवल टेक्निक नहीं बदली है, इससे एक इकोनॉमिक शिफ्ट भी आया है। जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक शिफ्ट की, तो ड्रोन रिवोल्यूशन की वजह से ये टेक्निक्स थोड़ी सस्ती हैं, चीपर हैं, तो ज़्यादा मैसिव खर्चा, ज़्यादा वेपन्स को हमें वॉर के अंदर में शामिल नहीं करना पड़ता। अब ड्रोन्स जो हैं कोई वेपन्स नहीं है, ये बेसिकली मॉडर्न वॉरफेयर का एक नींव रख दी जा चुकी है, जो आने वाले समय पर और भी ज़्यादा एक्सपैंड होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, अब आप रिवाइज़ करना हो तो आप बहुत ईजिली रिवाइज़ कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर, जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। आगे ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी बना रखे हैं, आपने याद रखना है। शाहिद ड्रोन्स, जैसे ये ईरान का वेरिएंट है। उसके अलावा ड्रोन्स के टाइप हमने डिस्कस किए, RAM 2 ज़ुज़लिया ड्रोन है ना, कामिकाज़े ड्रोन्स, वेम्पायर ड्रोन हम लोगों ने पढ़ा, बॉम्बर ड्रोन्स, पेगासस ड्रोन्स, थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपका टेस्ट करने के लिए कि आपने कितने अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा है, सारी चीज़ों को कितने बढ़िया से सुना है, ठीक है। जितने अच्छे से सुना होगा उतना बढ़िया तरीके से आप अपने आंसर्स को दे पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं उनके आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करो, पता चलता है कि कौन कौन लोग सेशन के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शन कमेटी, यह UNSC की जो 1267 सैंक्शन कमेटी है, यह प्राइमरीली किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये बताना है। ऑप्शन ए, क्या ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए फंडिंग है फॉर द डेवलपिंग नेशंस। ऑप्शन बी, क्या ये सैंक्शंस हैं अगेंस्ट द एंटिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स जो टेररिज्म से एसोसिएटेड होते हैं। ऑप्शन सी, क्या ये रेगुलेशन है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ अमंग द UN मेंबर स्टेट्स। या ऑप्शन डी, क्या ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस है इन द UN कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स। तो बताएं सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्लोवाकिया। स्लोवाकिया को लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला, स्लोवाकिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो बेसिकली सेंट्रल यूरोप के अंदर में लोकेटेड है। दूसरा, स्लोवाकिया अपना बॉर्डर को शेयर करता है रशिया के साथ में इन द ईस्टर्न साइड। थर्ड,
दनूबे रिवर यहाँ पे स्लोवाकिया से बहती है। फोर्थ, स्लोवाकिया आज यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों का मेंबर भी है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है इन चारों में से? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 1, 3 एंड 4 ओनली, सी 2, 3 एंड 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सरफेस ओजोन एज पर द रीसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन एनपीजे क्लीन एयर। तो जो एनपीजे क्लीन एयर के अंदर में एक स्टडी पब्लिश हुई है, उस स्टडी के रिगार्डिंग जो सरफेस ओजोन है उसको लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, सरफेस ओजोन जो है ये डायरेक्टली यहाँ पर रिलीज होता है फ्रॉम द वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, यानी कि एक डायरेक्ट पोल्यूटेंट है। सेकंड, जो ड्यूरिंग हीट वेव्स का समय होता है, गर्मियों का समय, तो उसमें सरफेस ओजोन लेवल जो है नॉर्दर्न इंडिया में वो 110 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं, जो WHO की गाइडलाइन को वायलेट करता है। थर्ड, जो NO2 है और HCHO है, ये कुछ गैसेस ऐसी हैं जिसकी वजह से जो सरफेस ओजोन है इसका फॉर्मेशन होता है और ये ओजोन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। फोर्थ, ओजोन लेवल जो है हमेशा से एलिवेटेड रहते हैं फॉर दी सेवरल मंथ, मतलब कि हीट वेव जब आया तो ओजोन ऊपर उठता है, उठने के बाद में हीट वेव जब खत्म हो जाते हैं 3 से या 4 दिन में, तो उसके बावजूद भी जो ओजोन लेवल है वो कई महीनों तक यहाँ पर ये ऊपर की साइड में रहता है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 4 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1, 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी 2, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, द टर्म रिगार्डिंग D10। हाल ही में एक टर्म है D10 जो डिस्कशन किया गया इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में, आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग D10। पहला, ये एक प्रोपोज्ड ऑफ ग्रुप है जिसमें 10 डेवलपिंग नेशंस को लेकर आया जा रहा है ताकि G7 के डोमिनेंस को हम काउंटर कर सकें। सेकंड, D10 केवल और केवल एक एक्सपेंशन है G7 कंट्री का, जिसमें से हम G7 कंट्रीज़ में 3 कंट्रीज ऐड करके 10 मेजर डेमोक्रेसीज बना देंगे। थर्ड, ये एक नया डिफेंस अलायंस है 10 नेटो मेंबर कंट्रीज़ का। फोर्थ, ये एक डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट है अमंग 10 एशियन एंड यूरोपियन नेशंस का। तो बताएं यहाँ पर चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। चलिए फटाफट इनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।